तो बाकी जगहों में अभाव और भी ज्यादा है। ऐसे में अच्छा कारोबार कैसे मिलेगा? कुछ कारोबारी पटना में फ्लैट और जमीन की कीमतें अंधाधुंध बढ़ने से भी चिंतित हैं। जमीन अक्वायर करना कितना कठिन है ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। हम लोग 1.5 साल से यहाँ जमीन अक्वायर कर रहे हैं। तो एक तो यहाँ परेशानी है, दूसरे गवर्नमेंट के कई विभाग से हम लोगों को क्लियरेंस लेना पड़ता है, तो वहां काफी परेशानी हम लोगों की होती है। सबसे मुख्य अड़चन है नक्शा को पास कराना गवर्नमेंट नॉर्म्स के अनुसार। गवर्नमेंट नॉर्म्स के अनुसार हम लोग नक्शा पास करवाते हैं, सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ऑफिशियल काम में बहुत परेशानी होती है। मैं आज की घटना बताता हूं। एक मैप हम लोग को चाहिए 4 लेन का, इसके लिए 1 सप्ताह से हम अपने मैनेजर को वहां भेज रहे थे, तो आज हमें वो नक्शा प्रोवाइड कराया गया है, वो भी कंप्लीट नहीं है। तो इस प्रकार की बहुत परेशानी होती है। तो इसमें गवर्नमेंट ऑफिशियल अगर कॉपरेट करें तो हमारे राज्य में अभी बहुत स्कोप है, टाउनशिप का बहुत स्कोप है। कुछ इलाकों में प्रॉपर्टी की मांग अभी भी काफी ज्यादा है। सगुना मोड़ से बिहटा जाने वाली सड़क के दोनों ओर प्रीमियम कीमतों पर जमीन बिक चुकी है। यहाँ तक कि सगुना मोड़ और दानापुर रेलवे स्टेशन के बीच आने वाली जमीन मौजूदा समय में 15 लाख प्रति कट्ठा बिक रही है। कुछ लोग बताते हैं कि इन इलाकों में दाम में ये उछाल इसलिए आया है क्योंकि यहाँ 4 लेन सड़कों का जाल बिछने लगा है। आर्थिक संकट के बावजूद नागेश्वर कॉलोनी, बोरिंग रोड, डाक बंगला, फ्रेजर रोड में अभी फ्लैट 5,000 से 6,000 रुपए प्रति वर्ग फुट की दर से मिल रहे हैं। सरकार को एक सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा कि जमीन उपलब्ध करे। मान लीजिए अभी हम कहीं टाउनशिप लेने के लिए गए और 5, 7, 8 बीघा चारों तरफ से हमने लैंड ले लिया और बीच में 1-2 बीघा जमीन अगर मतलब हमको किसान से लेना है तो वो समझते हैं कि हम उसी सूरत पे देंगे कि जो हम सोचेंगे। तो बिल्डर अगर उस सूरत पे लेगा, ये सब कॉन्सेप्ट अभी नहीं डेवलप हुआ है। नए इलाकों के निर्माण में इस बात का पूरी तरह से ख्याल रखना चाहिए कि उसकी संरचना में आधुनिकता का समावेश हो। पिछले 2 सालों से रियल एस्टेट सेक्टर मांग की कमी से जूझ रहा है। हालांकि इस बीच प्रॉपर्टी की कीमतों में भारी इजाफा हुआ है। इसके चलते ग्राहकों के लिए घर खरीदना हर दिन महंगा होता जा रहा है। ऐसे में आने वाले बजट से रियल एस्टेट सेक्टर और ग्राहक दोनों को ही काफी उम्मीदें हैं। आज हम आपको बताएंगे कि रियल एस्टेट सेक्टर ने बजट में क्या मांग की है और इससे ग्राहकों पर क्या असर पड़ने वाला है। इसके लिए जरूरी है कि रियल एस्टेट को दिया जाए इंडस्ट्री का दर्जा, लाया जाए प्रभावशाली रेगुलेटरी बिल, ईसीबी के नियमों को बनाया जाए और लचीला, प्रोजेक्ट के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस का प्रावधान हो। बिल्डर्स के पास यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है। बिल्डर्स एक से एक अच्छे बिल्डर्स आज के डेट में पटना में मौजूद है। लोगों ने अच्छी अच्छी बिल्डिंग बनाई भी है, हम लोग भी बना रहे हैं। उसमें आपको जो पटना में हम सुविधा आज की डेट में प्रोवाइड करा रहे हैं, विगत आज से 4-5 साल पहले दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव में चलता था, पुणे वगैरह में चलता था, आज वो सारे फैसिलिटी के साथ हम लोग पटना में दे रहे हैं। सरकार का जो सपोर्ट मिल रहा है, अगर थोड़ा सा और सरकार का सपोर्ट मिले तो और ज्यादा पटना का रेट नीचे आ सकता है दिल्ली, मुंबई के बनिस्बत। आज सरकार और बिल्डर के सहयोग के बिना इस उद्योग का पूरी तरह से विकास संभव नहीं। जानेंगे इस पर लोगों की राय, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। अग्रणी इंफ्रा रियल बाजार। अग्रणी इंफ्रा डेवलपर्स प्रस्तुत करते हैं बिहार में पहली बार कंकरी के जंगल के बीच हरियाली से भरपूर टाउनशिप, वाटर पार्क, फार्म हाउस आदि सुविधाओं से परिपूर्ण नई उमंग जगाने की परिकल्पना। संपर्क करें अग्रणी इंफ्रा डेवलपर्स, 19 IS कॉलोनी, उदयपुरी, पटना। तेरे देश की मिट्टी तुझे पुकारे, भारत का वासी है तू, बातें गर्व से बतला रे, वो जुड़ जा
की शान, मिट्टी से ही पहचान। तो बनिए हिस्सा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का। कैंप्स शुरू हो चुके हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, मेरी पहचान, मेरा अभिमान। भारत सरकार द्वारा जनहित में बर्नपुर सीमेंट, सुपर स्ट्रॉन्ग सीमेंट। वर्ल्ड फेमस फॉर्मी मोबाइल खरीदने का सुनहरा मौका केवल 699 रुपए में। लेटेस्ट 32 बॉलीवुड हॉट मूवी। फॉर्मी मोबाइल फॉर मी। राहुल की दुनिया में आपका स्वागत। प्रबल इच्छा शक्ति, मेहनत और विश्वास से यहाँ स्थापित हो रहे हैं नए नए कार्यों के आशियां। आवासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, तत्थ प्रयुक्ति, खाद्य संरक्षण, अनगिनत रोजगार के लिए योजनाएं लेकर आया है राहुल ग्रुप ऑफ कंपनीज। सुनहरे भविष्य की शपथ। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप। हजारों बच्चे सड़कों पर खेलते हुए हादसों का शिकार हो जाते हैं। बच्चों, खेलो डट के, बट सड़कों से हटके। जीवनदीप पब्लिक स्कूल एफिलिएटेड टू सीबीएसई न्यू दिल्ली। नर्सरी से क्लास 12 तक हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल। जीवनदीप पब्लिक स्कूल, बड़ा लालपुर, वाराणसी। प्राचीन संस्कृति की पहचान लेकर आज का बिहार बढ़ चला है नई दिशा में, नई आशाएं लेकर। और उस राह पर घटी हर एक घटना करती है असर जनता पर, प्रदेश को देती है नया मोड़, तय करती है आगे की राह। इस तरह बनती है खबर, अपने बिहार की खबर, अपना बिहार इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं ब्रिजली विद्यालय कोडरमा। वर्ल्ड फेमस फॉर्मी मोबाइल फॉर मी। टारियन वर्ल्ड स्कूल, 2 कदम आगे। अग्रणी इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड, रांची। शेर वही जो शेरा कॉमेट पहने। लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़। अग्रणी इंफ्रा रियल बाजार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। अग्रणी इंफ्रा रियल बाजार में इस उद्योग से जुड़े जानकार भी मानते हैं कि अगर कुछ जरूरी सुविधाएं इस उद्योग को मुहैया कराई गई, तभी ये उद्योग अपने सही रूप में पहुंच सकता है। भले ही हम ये सोचकर घर बुक करा लें कि 1 या 2 सालों में इसका पोजीशन मिल जाएगा, पर आमतौर पर ऐसा नहीं होता है। किसी प्रोजेक्ट का पोजीशन मिलने में 6 महीने से 1 साल की देरी तो आम बात है। बिल्डरों के मुताबिक ऐसा फंड की कमी के चलते होता है। ऐसे में रियल एस्टेट सेक्टर की एक मांग ये भी है कि सरकार एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग ECB के नियमों को लचीला बनाए, जिससे बिल्डर्स को फंड मिल सके। हालांकि ECB के माध्यम से ये फंड केवल लो कॉस्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए ही जुटाए जा सकते हैं और इसमें जमीन की कीमत शामिल नहीं है। सेक्टर इन नियमों को लचीला करने की मांग कर रहा है, जिससे अन्य परियोजनाओं के लिए भी फंड जुटाया जा सके और प्रोजेक्ट समय पर पूरा हो सके। डेवलपमेंट में सबसे ज्यादा रुकावट होता है सरकार की नीति। सरकार की नीति कैसी है इस पर बहुत निर्भर करता है। हमारे देश में कई ऐसे स्टेट हैं जहां की नीति अगर में लचीलापन है तो वहां बड़ी तेजी से विकास हो रहा है। और अभी हमारे गवर्नमेंट है, हमारी जो सरकार है, तो बिहार में भी आप देख रहे हैं कि काफी डेवलपमेंट की गुंजाइश है। सरकार की नीति में काफी लचीलापन है। रियल एस्टेट सेक्टर काफी असंगठित है। इसके बावजूद ये भारी संख्या में लोगों को रोजगार उपलब्ध कराता है। देश के GDP सकल घरेलू उत्पाद में इसका योगदान 7 से 9% का है। रियल एस्टेट सेक्टर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लाखों लोगों को रोजगार प्रदान करता है। उदाहरण के तौर पर
रियल एस्टेट सेक्टर के जरिए अप्रत्यक्ष रूप से स्टील, एल्युमिनियम और सीमेंट जैसे इंडस्ट्री में भारी संख्या में लोगों को रोजगार मिलता है। यही कारण है कि इस सेक्टर को इंडस्ट्री का दर्जा देने की जरूरत है। इससे ग्राहक और बिल्डर्स दोनों को फंड मिलने में आसानी होगी। साथ ही कंस्ट्रक्शन मटेरियल पर एक्साइज ड्यूटी को कम किया जाना चाहिए, जिससे निर्माण की लागत कम होगी और लोगों को किफायती दामों पर घर मिल सकेगा। हम लोग का भी अभी तक कोई उस लेवल पे नहीं बना है कोई ऑर्गेनाइजेशन की। कुछ चीजों पे हम मांग कर रही है तो हम लोग बिजनेसमैन हैं, लेकिन जितना सुविधा सरकार अगर देती है तो फायदा तो होगा ही। अब सीमेंट का है या लोहे की बात है तो सरकार के हाथ में तो कुछ नहीं है, लेकिन अगर सरकार चाहे तो बहुत कुछ सुविधा देगी। जितना सरकार सुविधा देगी उतना लोगों को फायदा होगा। अगर सरकार सुविधा नहीं देती है और हम लोग जो काम कर रहे हैं अपने स्तर पे मैनेज करके काम कर रहे हैं, सरकार अगर सुविधा देगी तो वो चीज होगा। बढ़ती महंगाई से बचने के लिए इस उद्योग की भूमिका और सहयोग की हमें पूरी तरह से जरूरत है। मंदी की मार के कारण कम और अधिक मुनाफे वाली योजनाओं पर कार्य से जोखिम है, क्योंकि उसी मुनाफे में से दलाल, कर्मचारी और सरकारी करों को अदा भी करना होता है, जिसका बंटवारा करना काफी कठिन है। ऊंची दामों पर मकान खरीदने के लिए व्यक्ति आज तैयार नहीं है। मंदी की वजह से खरीदार अभी खुद बेरोजगार हो चुके हैं या वे कम वेतन पर काम करने के लिए मजबूर हैं। इस स्थिति में अपना भविष्य खुद अंधकार में दिखता है। फिर कोई कैसे मकान में पैसा लगाएगा? सरकार अपने तरफ से कानून बना के तो काफी प्रयास कर रही है, लेकिन उनकी जो मशीनरी है उस पे वो ध्यान नहीं दे रही है। तो अगर ये नहीं चेते ये लोग, तो जैसे पटना सिटी का इलाका एकदम संकरा हो गया, जहां दो मोटरसाइकिल क्रॉस नहीं कर सकती है, फिर नए पटना का भी जो कंसेप्ट है वैसा ही हो जाएगा। पटना और आसपास के इलाकों में हो रहे विकास के लिए रियल एस्टेट सतत प्रयत्नशील है और इन सभी के कारण हमारी आवाज की समस्या का अंत होता नजर आ रहा है। अगर आपके मन में है कोई सवाल या फिर देना चाहते हैं आप हमें कोई सुझाव, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। मेल करने के लिए हमारा ईमेल आईडी नोट करें। हमारा ईमेल आईडी है realbazaar.etv@gmail.com। अभी वक्त आ चला है आपसे विदा लेने का। अगले सप्ताह कुछ और नई बातों, कुछ और खास जानकारियों के साथ आपके सामने होंगे रूबरू। तब तक के लिए अपने घर के सपने को जरूर देखें और उस सपने को हकीकत की जमीन पर उतारने के लिए पूरी तरह से कोशिश करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं तन्वी अपने रियल बाजार की पूरी टीम की तरफ से आपसे लेती हूँ इजाजत। नमस्कार। अग्रणी इंफ्रा रियल बाजार के प्रायोजक थे। अग्रणी इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। सीता की जन्मभूमि, गांधी की कर्मभूमि, सम्राट अशोक की शक्ति भूमि, धर्म भूमि, बिहार ये बिहार। वाल्मीकि ने रची रामायण, वाल्मीकि ने रची रामायण, अब किसको जाने संसार। ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार।
अंग्रेजन के हाड़ हिलल जब कुंवर के घोड़ा गरजल। हाँ, अंग्रेजन के हाड़ हिलल जब कुंवर के घोड़ा गरजल। 80 बरस में चढ़ल जवानी ई भोजपुरिया चमकल। राजेंद्र जी देश के पहला राष्ट्रपति बन गईले। एही माटी के भिखारी ठाकुर जन जन मन में समैले। गिनत गिनत अंगुरी थक जाई, ओ गिनत गिनत अंगुरी थक जाई। महापुरुष है हजार, ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार। विद्यापति का मधुर गीत सौ गुंजले आमराई। पटना में गुरु गोविंद सिंह के गुरुद्वारा है भाई। गंगा मैया अमृत धारा के रस पान करेल खिल। सीता मैया ई धरती का जग में मान पहल खिल। कहे बिहारी देव भूमि कहे बिहारी देव भूमि करी है के इनकार। ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार। मगर जगह ऐसन है भैया जहाँ बनले राजधानी। राजा अशोक तो चलले शासन का इतिहास बखानी। बुद्ध के ज्ञान इहें पर मिलले, चर्चा विदेश ले भैले। चीन जापान नेपाल श्रीलंका बौद्ध धर्म अपनैले। जैन धर्म महावीर चलाए, ओ जैन धर्म महावीर चलाए, लिए यही अवतार। ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार। वाल्मीकि ने रची रामायण, वाल्मीकि ने रची रामायण, सब कुछ को जाने संसार। ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये है मेरा ये है मेरा बिहार। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं एवरलाइट रियलकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, धनबाद, झारखंड। राहुल ग्रुप ऑफ कंपनीज, सुनहरे भविष्य की शपथ। नक्सली हमले में मारे जाने पर 4 लाख का मुआवजा, नीतीश कैबिनेट का फैसला। किसानों को सिंचाई के लिए मिलेगी निर्बाध बिजली। भाजपा में नरेंद्र मोदी का बढ़ा खद, समर्थकों को राजनाथ की नई कमेटी में खास तरजीह। बिहारी नेताओं पर भी राजनाथ मेहरबान। मोदी का खद बंटने पर सियासी खलबली, जदयू ने कहा पुराने स्टैंड पर है कायम। लालू का नीतीश पर हमला। 2.5 साल के इंतजार के बाद प्रदेश कांग्रेस को मिला नया अध्यक्ष। अशोक चौधरी को मिली कमान, राहुल की पसंद पर हुआ फैसला।
और नवादा में दबंगों ने ढाया कहर, डायन के आरोप में महिला की निर्वस्त्र कर पिटाई, हालत गंभीर, पुलिस बनी लापरवाह। नमस्कार, अपना बिहार के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय कुमार। सबसे पहले खबर नवादा से, जहां एक बार फिर मानवता शर्मसार हुई है। नवादा के रजौली में डायन के आरोप में एक महिला की निर्वस्त्र कर पिटाई की गई, जिसकी हालत गंभीर बताई जाती है। बताया जा रहा है कि होली के मौके पर पीड़ित ने गांव के ही एक दबंग के बेटे को अबीर लगा दिया था, जिससे दबंग का परिवार नाराज हो गया और उसके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। जब उसके पति ने थाने में शिकायत दर्ज करानी चाहिए तो उससे नाजायज पैसे की मांग की गई, जिसे लाने जब वह गांव में आया तो दबंगों ने उसे बंधक बना लिया। सदर अस्पताल में पीड़िता का भी इलाज चल रहा है। वहीं पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करने के बाद अभी तक मौके पर जाना मुनासिब नहीं समझा है। तो बड़ी खबर नवादा से, जहां पर महिला की निर्वस्त्र कर पिटाई की गई और ये डायन बिसाही से जुड़ा हुआ मामला भी बताया जा रहा है। इसके अलावा एक दूसरी तरह की कहानी भी सामने आ रही है कि होली के दिन महिला ने किसी दबंग के पुत्र को अबीर लगा दिया था और इसी को लेकर इस महिला की ये गत बनाई गई है। तो जाहिर तौर पर चुने के लिए बस नाथ खेल के गुड़ा पान दल के घर ढुका देते और घर बगल में घर बना देते, बदले में हमरा जमीन खरीद है और में खरियान बना करके जबरदस्ती कुछ गाछ वृक्ष तो सब बर्बाद कर करके काट करके सबका नाता खोल खाल के एकदम लंगे हमरा ठाक कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं। बिहार में सिंचाई के लिए किसानों को निर्बाध बिजली मिलेगी। इसके लिए सरकार एक अलग से फीडर की व्यवस्था करेगी। इसके लिए 300 करोड़ का आवंटन दिया गया है। इसके साथ ही कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। सूबे के नक्सल प्रभावित 22 जिलों में नक्सलियों के हमले में मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। वहीं बाकी 16 जिलों में भी सांप्रदायिक और आतंकी हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों को 3-3 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही कैबिनेट ने कोसी बाढ़ की जांच के लिए बने न्यायिक जांच आयोग का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। मिशन 2014 की तैयारी में जुटी भाजपा ने आज अपनी नई टीम का ऐलान कर दिया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह की अगुवाई में बनी इस नई टीम में जहां गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को पार्टी संसदीय बोर्ड में शामिल किया गया है, तो वहीं इस बार बिहार को काफी तरजीह मिली है। डॉ सीपी ठाकुर को जहां उपाध्यक्ष बनाया गया, वहीं राजीव प्रताप रूडी को पार्टी महासचिव बनाया गया, जबकि राधा मोहन सिंह को भाजपा अनुशासन समिति का अध्यक्ष बनाया गया। शाहनवाज हुसैन पार्टी के प्रवक्ता बने रहेंगे। तो राजनाथ की राष्ट्रीय पदाधिकारियों की टीम में बिहार भाजपा के तमाम असंतुष्ट नेता खप गए हैं। पूर्व अध्यक्ष गडकरी की टीम में शामिल रविशंकर प्रसाद, किरण खई और सुक्ता पांडे जैसे नेता नप गए हैं, लेकिन राजनाथ की टीम में बिहार के 8 नेताओं को पदाधिकारी बनाया गया है। वहीं राष्ट्रीय कार्यसमिति में बिहार के 12 नेताओं को जगह मिली है। वहीं भाजपा की नई टीम में पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सीपी ठाकुर को उपाध्यक्ष बनाया गया है। ठाकुर ने जहां नरेंद्र मोदी को पार्टी संसदीय बोर्ड में शामिल करने पर बधाई दी, वहीं अब नरेंद्र मोदी के लिए दिल्ली की गद्दी दूर नहीं होने का दावा किया। इसके साथ उन्होंने कहा कि जितनी जल्द एनडीए पीएम पद के उम्मीदवार की घोषणा करेगा, उसे उतना ही फायदा मिलेगा। टीम में एक बार फिर से डॉक्टर साहब को जगह मिली है। डॉक्टर साहब के लिए बधाइयों का तांता लगा हुआ है। डॉक्टर साहब, पहली प्रतिक्रिया राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनने के बाद। सबको धन्यवाद जिन्होंने बनाया है, ये प्रतिक्रिया है। और कैसे पार्टी जीते, सरकार बनावे, आने वाली जो पार्लियामेंट्री चुनाव है उसमें हम लोग यही चाहते हैं। टीम जो बनी है राजनाथ सिंह जी की, उसमें नरेंद्र मोदी भी शामिल है, अमित शाह भी शामिल हैं। कई ऐसे नाम हैं जिन नामों को लेकर के आपके सहयोगी हमेशा से सवाल उठाते रहे हैं, तो अब आगे कैसे मैनेज करेंगे इसको? अरे मैनेजमेंट है ना, पॉलिटिक्स है और क्या है। जो मैनेजमेंट नहीं करता है वो खत्म हो जाता है, यही तो पॉलिटिक्स है। मैनेज करना, जो
लोग बैठे हुए हैं बोर्ड में हैं, उन लोगों का काम है मैनेज करना। नरेंद्र मोदी के नाम पर आम राय कैसे बनेगी? आम राय बनेगी ही। अब तो देश की आम राय बन रही है, तो देश की आम राय बन रही है। बिहार में जो थोड़ा बहुत लगता था तबीयत खराब हो गई है भाजपा की, आपको लगता है कि आपको नई जिम्मेदारी मिलने के बाद वो तबीयत थोड़ी सी ठीक होगी क्या? नहीं, वो तो थोड़ी बहुत तबीयत खराब तो नहीं हुई थी। वो जो छोटा सा काम है वो अध्यक्ष जी ने कहा था कि हम बहुत बिजी हैं, उसके बाद करेंगे, तो ये खत्म हो गया। वो भी एक दिन बैठ के 10 मिनट का तो काम है, वो हो जाएगा। वो सीपी ठाकुर नरेंद्र मोदी के बारे में क्या अंतिम महत्वाकांक्षा रखते हैं? नरेंद्र मोदी को तो हम लोग शुभकामना दे रहे हैं, हार्दिक शुभकामना, जो देश को आगे बढ़ावे, ये शुभकामना है। जाहिर संकेत साफ है, डॉक्टर साहब ने साफ कर दिया है कि बिहार का मर्ज भले ही ठीक ना हो, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी की जो भूमिका है वो अब नई टीम के ऐलान के बाद साफ हो चुका है। कैमरा पर्सन नवनेश के साथ शशिभूषण, ईटीवी न्यूज, पटना। वही भाजपा कोटे से बिहार के मंत्री गिरिराज सिंह ने राजनाथ सिंह की नई टीम का स्वागत करते हुए कहा कि इससे पार्टी में नई ऊर्जा पैदा होगी। वहीं कहा कि नरेंद्र मोदी को पार्टी संसदीय बोर्ड में शामिल करने पर बिहार में जदयू के साथ भाजपा के रिश्तों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। खुशी की बात है, कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा के साथ काम करने का एक उत्साह नरेंद्र मोदी के नाम से मिलेगा। दिल्ली कूच का पहला कदम था। अब दिल्ली कूच का वो तो पार्टी तय करेगी और देश की जनता तय करेगी। बिहार की राजनीति पर इसका असर पड़ेगा कि नहीं? कोई असर नहीं पड़ेगा। बिहार की राजनीति में यही असर पड़ेगा कि बिहार का एक एक कार्यकर्ता ऊर्जावान होगा और नई ऊर्जा के साथ 2014 के चुनाव को हम लड़ेंगे। जदयू कोई नाराज तो नहीं है? नहीं, ये किसी को आंतरिक मामले में, संगठन के मामले में दूसरे किसी दल को दखल देने की आवश्यकता नहीं है। ये अपना संगठनात्मक ढांचा है। जदयू शुरू से नरेंद्र मोदी के नाम से परहेज करते रही है। आज संसदीय बोर्ड में आया नाम उनका, कहीं पीएम पद के लिए पहला कदम तो नहीं है? अरे भाई, ये आप लोग लगाए कि पीएम पद का है कि नहीं। कार्यकर्ता तो उत्साहित है, हमें भी बहुत उत्साह हुआ। हमको खुशी हुई कि नरेंद्र मोदी अब देश को एक दिशा देंगे। टीम से खुश है? बिल्कुल खुश है। उधर जदयू ने साफ कर दिया है कि भाजपा संसदीय बोर्ड में नरेंद्र मोदी को शामिल किए जाने पर उसे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन एनडीए के भीतर पीएम पद की उम्मीदवारी को लेकर वो पुराने स्टैंड पर आज भी कायम है। जदयू प्रवक्ता नीरज ने कहा कि सहयोगी दल के भीतर किसको क्या जिम्मेदारी मिली, इससे उनकी पार्टी का कोई सरोकार नहीं है। संसदीय बोर्ड में कौन शामिल होता है, कौन शामिल नहीं होता है, ये तो दल का आंतरिक मामला होता है। नेतृत्व के सवाल पर हमारी सहयोगी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपना मंतव्य स्पष्टता के साथ दिया है कि हम घटक दलों से विचार विमर्श करेंगे और हमारी पार्टी स्पष्टता के साथ इस बात को रेखांकित करती है कि प्रधानमंत्री पद के चयन की जो योग्य अर्हताएं हैं, जो देश के समावेशी विकास के लिए और बहुधर्मी और बहुभाषाई देश के लिए जो आवश्यक है, तो हम अपनी नीति पर कायम हैं। उधर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद ने भाजपा में नरेंद्र मोदी के बढ़ते कद और नीतीश के भाजपा विरोध पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नीतीश का भाजपा विरोध दिखावा भर है और वे शुतुरमुर्ग की तरह चाल चल रहे हैं। इसके साथ ही नरेंद्र मोदी को पीएम प्रोजेक्ट करने को फिरकापरस्त ताकतों की तरफ से साइकोलॉजिकल वार का हिस्सा बताया। नीतीश कुमार बीजेपी एनडीए वो सब छोड़कर कहीं जाने वाले हैं। नीतीश कुमार क्या बोलेंगे, सदमा में है अपना, या मेल कर रहे होंगे कि बोला गया है, हमसे बोला गया है, तो बोला गया तो इसको रिपेयर कैसे किया जाए। तो यही कर सकते हैं कि भाई चुनाव को पहले घोषणा नहीं करिए आप लोग, और नरेंद्र मोदी को जब चुनाव हो तो बिहार में मत प्रोग्राम लगाइएगा, हम साथ हैं, यही होगा। ऐसा इनका शुतुरमुर्ग की तरह चाल चल रहा है। भागलपुर के सांसद सह पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन को एक बार फिर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया है और इसे लेकर भागलपुर के भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल देखा गया। इस दौरान सांसद के मीडिया प्रभारी